हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बाल विकास मनोविज्ञान के टॉप 30 प्रश्न अर्थात महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो ये 30 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को आप लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक होता है? स्वयं को समझने में सहायक होता है, कि बालकों को समझने में सहायक होता है, कि शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है, कि आपका संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होता है? याद रखिएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, याद रखेंगे, ये जो होता है स्वयं को समझने में भी, बालकों को समझने में भी, शिक्षण विधियों के चयन में भी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वह सभी क्रियाओं में समान रूप से सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, उसे वकील और अध्यापक, कुछ भी जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? याद रखेंगे दोस्तों, ये महान मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दोस्तों वाटसन। क्या नाम है दोस्तों? वाटसन। वाटसन साहब कहते हैं कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, उसे मैं डॉक्टर, मास्टर, वकील जो भी चाहूँगा वो बना सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, किसके अनुसार शिक्षा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है? याद रखेंगे दोस्तों, तो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि शिक्षा जो होती है वह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है? यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, यह फ्रोबेल का कथन है, कि आपका प्लूटो का कथन है, कि आपका थॉर्नडाइक का है, कि आपका पेस्टोलॉजी, किसका कथन है? याद रखेंगे, जो शिक्षा होती है वो शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है। यह कथन दोस्तों प्लूटो जी का है। किसका दोस्तों? याद रखेंगे, वो प्लूटो जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर की बात करेंगे। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। याद रखेंगे दोस्तों, आदर्श का मतलब ये होता है ना कि एक लोकतांत्रिक जो टीचर होता है ना, वह क्या करेगा, ठीक ना? तो आदर्श जो एक टीचर होगा जिसके अंदर सभी प्रकार के बिहेवियर हों, गुण हों और बच्चों को पढ़ाने के तरीके को उसको पता हो, तो उसी को हम लोग एक आदर्श अध्यापक का संज्ञा देते हैं। तो एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या होगा दोस्तों? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा। याद रखेंगे दोस्तों, उसके अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण मतलब सबको समान भाव से देखे, कोई भी जाति, मजहब, वेशभूषा का बच्चा हो उसको समान भाव से एक छत के नीचे एक कक्षा में समान दृष्टि से पढ़ाए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, सही बात है। विषय वस्तु पर अधिकार उसको मतलब वो जानकार हो, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हो ना, जिस भी विषय को पढ़ा रहा हो उसके प्रति उसको उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। बात सही है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, बिल्कुल। बाल मनोविज्ञान का अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो बालक को कैसे पढ़ाना है, अगर ऐसा ही नहीं उसके पास जानकारी है तो पढ़ाने के लिए निपुण नहीं हो पाएगा। याद रखेंगे, एक आदर्श अध्यापक के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वह उपयुक्त सभी पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 5 नंबर की, कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? याद रखेंगे, बहुत अच्छा कथन है और बहुत बार ये पूछता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी आप 30 प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे, सारे प्रश्न आपके बाल विकास में पूछे गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल यूपी टेट में ही पूछे गए, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे एनबीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, केबीएस हो, जहाँ भी आपके बाल विकास पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न मैंने लिया हूँ। ये किसी न किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छा और स्तर के बेहतरीन ये प्रश्न है, इसलिए पूरे बेहतरीन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और याद रखेंगे, सभी प्रश्नों को आप समझ भी लीजिएगा। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहे जाने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है वह बालकों की शताब्दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 6 नंबर की। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? याद रखेंगे, रुचि जो होती है ना दोस्तों, अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है ना तो कोई भी चीज़ आपको उसको सिखा दीजिए, जितना भी मन से सिखा दीजिए वह सीख ही नहीं पाएगा। तो रुचि जो होती है वह शिक्षा की सबसे बेस्ट एक पॉइंट होता है। अगर बच्चे के अंदर रुचि है सीखने की तभी वह चीज़ों को सीख पाएगा। तो याद रखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी पाठ को पढ़ने में या सीखने में रुचि नहीं लेता है तो आप एक सफल टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? वही पूछा है प्रश्न। शिक्षण विधि को आप बदल दें, ये आप काम करेंगे। कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग लाकर पाठ को रुचिकर आप बनाएंगे, ये काम करेंगे। कि कक्षा से आप चले जाएंगे, ये काम करेंगे। कि कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देंगे, कि आप ये काम करेंगे। याद रखेंगे, कक्षा में कोई अन्य कार्य आप प्रारंभ नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात है।
कक्षा से आपको बिल्कुल नहीं जाना। एक सफल टीचर, एक आदर्श टीचर का गुण होता है कि आपको बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है, बच्चों से आपको उबना नहीं है, बच्चों को उनके तरीकों से पढ़ाना है, याद रखेंगे। और देखिएगा जब ये प्रश्न बना था तो विवादों में था। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में बहुत से ऐसे प्यारे साथी होंगे जो बी के साथ जाएंगे, लेकिन बी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। याद रखिएगा, और क्यों माना है मैं बता रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे कहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग मिलाकर पाठ को रुचिकर बनाए। बात तो सही है, लेकिन शिक्षण विधि को बदल दे, सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। शिक्षण विधि को बदल दे मतलब कि वह पढ़ाने के अपने तौर तरीके को बदल देगा और वैसे तौर तरीकों को अपनाएगा जिसमें बच्चा पढ़ने में रुचि ले, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि को अगर बदल देगा तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा, और ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है, किस पक्ष में आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा, कि सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आएगा, कि सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आएगा, कि सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा? तो जो व्यवहार का करना होता है ना दोस्तों, यही पूछा है दोस्तों, तो जो व्यवहार का करना होता है वह सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों को वीडियो को शेयर करके हमारी साथ साथ अपने दोस्तों को भी मदद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वे ही चीज़ पढ़ाता हूँ, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रश्न, और वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं ना जो प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम 8 नंबर की। 8 नंबर क्वेश्चन का है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पे, याद रखेंगे, उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पे उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बात तो सही है दोस्तों। उन्हें खेलने का मौका मिले, भी बात सही है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, फ्री रहेगा तो मित्र भी बनाएगा, बात तो सही है। कड़ा अनुशासन हो, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए, बी और सी हो गए। अब ऑप्शन ए, बी, सी में हम छाटेंगे, कैसे हम गलत ऑप्शन को हटाएंगे, देखिएगा प्रोसेस। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पे उनको क्या होगा, मतलब वहाँ पे वे फ्री होंगे, अपने भावों को, विचारों को, अपने अंदर की चीज़ों को रख सकेंगे और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। याद रखेंगे, तो मित्र बनाना तो बात सही हो जाता, खेलने का मौका मिलता तो बात सही हो जाता, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मेरा उतना सही है ना जितना बी और सी नहीं सही है। याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा उस किसी वातावरण में सीख रहा है और सीखते वक्त उसके भावों को, उसके विचारों को, उसके अंदर की भावनाओं को आप सुनने का, समझने का स्थान देंगे, मौका देंगे, तो वहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा तरीके से सीखेगा, रुचि तरीके से सीखेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर क्या कर रहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं। याद रखें, समाजीकरण, समाजीकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज, और समाज से मतलब जो चीज़ें हम सीखते हैं। वयस्क का मतलब क्या है? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। तो मतलब कि जो समाज से बच्चे या कोई भी वयस्क या पुरुष सीखते हैं वह क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो समाजीकरण होता है वह परिवार से बच्चे सीखते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय से भी समाजीकरण की क्रिया होती है, श्रेष्ठ जनों से भी होती है, और इन सभी से होती है। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखें, समाजीकरण का पहला स्थान परिवार ही होता है। आप लोग पढ़े भी हैं और इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। विद्यालय जो होता है समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी है, और यहाँ से भी बच्चे के समाजीकरण का विकास होता है, ये भी बात सही है। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन का मतलब होता है महान जन, विशिष्ट जन, जो जैसे किसी भी चीज़ को जानने में श्रेष्ठ होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे कोई साधु हो गए, संत हो गए, कोई ज्ञाता हो गए, कोई जानकार हो गए, तो उनको हम लोग श्रेष्ठ का नाम देते हैं। तो श्रेष्ठ जन से भी समाजीकरण की प्रोसेस होती है, इसलिए आप लोग सभी के साथ जाएंगे। इन सभी से हमारी समाजीकरण की क्रिया जो होती है वह संपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस वीडियो का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 11 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा, और व्हाट्सअप में आपको लिखना होगा दोस्तों पीडीएफ। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, अभिषेक एकेडमी के व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ भी दिया जाएगा, जिससे आपको हर वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहाँ पे, और अन्य स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक ना। जितने भी मटेरियल हैं स्टडी के वो सब आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 10 नंबर की। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक
तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, यही आपको बताना है। तो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, पर्यावरण का अंतर होता है कि आनुवंशिकता का अंतर होता है कि आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, बहुत से जगहों पे प्रश्न आया है और रटा रटाया प्रश्न है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो याद रखेंगे, जो मानव जाति की विविधता को बताने वाले जो तत्व होते हैं वह आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका बना हुआ है, ठीक ना। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था, या आपसे पूछे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। मैं दोनों चीज लिख रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे हार्मिक पूछ ले या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पूछे, आप तुरंत बताइएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था या हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था। आप दोनों चीज बताइएगा। किसने दिया था तो याद रखेंगे, मैकडुअल ने दिया था कि आपके कैटल ने दिया था कि जॉनसन जी दिए थे कि आपके पियाजे जी दिए थे, यही बताना है। तो हार्मिक सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडुअल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो प्रोजेक्ट विधि है ना, इसके जो प्रतिपादक हैं वह किलपैट्रिक जी हैं। कौन है दोस्तों, किलपैट्रिक जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा और यही बिल्कुल सही आंसर भी होगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि उनको भी ये वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए ना थोड़ा, देखिए शिक्षण से अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर आप ये कार्य को कर सकते हैं कि रटने को प्रोत्साहित करके आप कर सकते हैं कि अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर कर सकते हैं कि आप परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर कर सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है ना, वह कौन सा हो सकता है। ये देखिए, रटने पर प्रोत्साहित करके, बच्चे को कभी रटाना नहीं है दोस्तों, ये याद रखेंगे। रोट लर्निंग जो रटाने की प्रवृत्ति होती है ना, बिल्कुल गलत होती है। याद रखेंगे, बाल विकास में बच्चों को कभी रटाना, मारना, डांटना, फटकारना सब गलत है दोस्तों, ये नहीं करना है बच्चों के साथ। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर आप उसके अधिगम पर बल दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। परीक्षा परिणाम पर आप केंद्रित होकर नहीं, केवल आप परीक्षा के परिणाम को ध्यान में रखकर ही, अगर बच्चा फेल हो गया तो बच्चे को आप फेल मान लेंगे, केवल परिणामों पर ही आप केंद्रित रहेंगे, नहीं। ये भी आपका ऑप्शन डी भी गलत होगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है वह बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है ना, जो बालक को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जाए, बालक को ध्यान में रखते हुए कोई शिक्षा दी जाए। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है। तो जो आपकी ध्यान होता है ना, ध्यान को केंद्रित एक बिंदु पे केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो कैसे, मतलब आप किस विधि के द्वारा ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, यही पूछा है दोस्तों। अवधि के द्वारा, अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, समय के अनुसार आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं कि आप नवीनता लाकर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, कि आप रुचि अपने अंदर लाएंगे तो ध्यान को केंद्रित करेंगे, कि आप आकार परिवर्तन करके आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको बता दें दोस्तों, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की रुचि नहीं होगी तब तक आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आपका मन रहेगा कहीं और पे। याद रखेंगे, तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो रुचि होती है, वो मोटिवेशनल होती है। याद रखेंगे, जो अभिप्रेरणा होती है, जो रुचि होती है, इसके अनुसार अपने ध्यान को आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन का है, सीखने के नियम दिए थे। याद रखेंगे दोस्तों, सीखने के नियम किन्होंने दिया था यही आपको बताना है। तो सीखने के नियम पावलोव जी दिए थे कि स्किनर दिए थे कि आपके थॉर्नडाइक दिए थे कि कोहलर दिए थे। मैं आपको बता दूं, सीखने के नियम किन्होंने दिया था तो आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। जिनको मुख्य नियम कितने थे दोस्तों, याद रखेंगे, इन्हीं के मुख्य 3 नियम थे और गौड़ नियम कितने दिए थे दोस्तों, तो 5 नियम गौड़ थे इनके।
ये चीज़ों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करने वाले कौन सा वाद है? मनोविश्लेषणवाद कहता है, कि व्यवहारवाद कहता है, कि संबंधवाद कहता है, कि गेस्टाल्टवाद कहता है? तो याद रखेंगे अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करने वाला जो है ना दोस्तों, वो गेस्टाल्टवाद है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 17 नंबर की। याद रखेंगे सीखना है मतलब लर्निंग है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है। अनुभव और अभ्यास से ही हम चीज़ों को सीखते हैं। बात सही है दोस्तों। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ये भी बात सही है। तो याद रखेंगे जब एक दो सही मिल गए तो आप मान लीजिए कि उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानसिक आयु, याद रखेंगे मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक जी किए थे, क्या आपके गिलफोर्ड जी किए थे, क्या आपका स्पीयरमैन किए थे, कि बीने साइमन? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो आपके बीने साइमन जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। याद रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा होती है ना, वह मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? यही आपको बताना है। तो क्रो एंड क्रो जी का है, क्या आपका स्टीफन का है, क्या आपका स्किनर द्वारा दिया गया है, कि आपका कार्ल स्नेक द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन आपका स्टीफन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर की हम बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किस विधि का या किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो बीने साइमन परीक्षण के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है या मापन किया जाता है वह सामान्य बुद्धि का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर का रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ जी का है, क्या आपका टर्मन जी का है, क्या आपका बंकिंघम जी का है, कि आपका बीने का है? याद रखेंगे तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन दोस्तों याद रखेंगे वुडवर्थ जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रबलन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको बता दें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? आपकी स्किनर द्वारा दिया गया है, कि पॉलाव द्वारा दिया गया है, कि सीएल हल द्वारा दिया गया है, कि वर्दिमर द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रबलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह सीएल हल द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बाड़ी दोष नहीं है। बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है दोस्तों बोलना। क्या होता है दोस्तों? बाड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलने से है। किससे है दोस्तों? याद रखेंगे बाड़ी का मतलब है बोलने से। तो बोलने का दोष नहीं है, यही आपको बताना है। ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, अगर अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है तो याद रखेंगे ये बाड़ी दोष होगा। याद रखेंगे, तो दोष नहीं है ना पूछा है, तो ये तो है, तो गलत हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, मतलब कोई व्यक्ति धीमा बोल रहा हो, कोई व्यक्ति तेज बोल रहा हो, तो मतलब धीमी या तेज बोलना, ये तो वाणी दोष नहीं है ना। हर व्यक्ति काम करता है, कहीं कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, तो नहीं होगा वाणी दोष। हकलाना और तुतलाना, याद रखेंगे हकलाना, कोई व्यक्ति बोलते वक्त हकलाना लगता है, कोई तुतलाने लगता है, तो ये भी वाणी दोष होगा। बिल्कुल, तो ये तो होगा नहीं। तीव्र अस्पष्ट वाणी, तीव्र का मतलब होता है तेज, और अस्पष्ट का मतलब कि जो बोले वह स्पष्ट न हो, तो याद रखेंगे ये भी वाणी दोष है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि वाणी दोष नहीं है, तो वाणी दोष कौन नहीं होगा? कोई व्यक्ति धीमा या तेज बोले, ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक आर्थिक होता है कि मनोवैज्ञानिक कि शारीरिक होता है कि आपका सामाजिक राजनीतिक होता है कि मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक होता है, कैसा होता है। तो आपको बता दें जो आपके व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है ना, वह आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लाख भी करिएगा और इसको याद भी करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को शेयर करके हमारी आप मदद भी करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। याद रखेंगे, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया था, किन्होंने दिया था, जॉन डीवी के द्वारा एक कथन दिया गया है कि आपका गिलफोर्ड के द्वारा एक कथन दिया गया है कि आपका क्रुंज के द्वारा दिया गया है कि रॉस के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है, यही आपको बताना है। तो जो आपका चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया होती है, तो जो चिंता होती है वो मानसिक क्रिया तो होती ही है, लेकिन एक कथन देने वाले जो हैं दोस्तों वह रास द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो आपके डी है ना दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लॉक करिएगा, यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे हम 26 नंबर प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है, यही बताना दोस्तों। प्रश्नों का अस्पष्ट होना ये तो विशेषता है दोस्तों, बिल्कुल है कि प्रश्नों का अस्पष्ट होना ये तो बिल्कुल विशेषता है। प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्नों का विशिष्ट होना ये भी विशेषता है दोस्तों। प्रश्नों का सुउद्देश्य होना, किसी भी प्रश्न का एक उद्देश्य होना ये भी है दोस्तों। प्रश्नों का स्पष्ट होना ये भी है दोस्तों, लेकिन प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। याद रखें, प्रश्न तो निश्चित होते हैं, उनके एक आंसर होते हैं, उनकी एक डिफिनीशन होती है, उनके एक उत्तर होते हैं, आंसर होते हैं। तो प्रश्नों की निश्चितता न होना बिल्कुल गलत बात है, विशेषता नहीं है दोस्तों। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लॉक करिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता। याद रखेंगे दोस्तों, उत्साह की बात किया है कि जो कारक होता है ना, कारक की बात किया है कि वह कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्ति के कार्य करने की दर को या कार्य करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस उत्साह को घटाता हो या बढ़ाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहेंगे? नहीं दोस्तों, उसे अधिगम कहेंगे नहीं। अवधारणा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे, मोटिवेशनल कहेंगे, उसे हम रुचि कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। तो जो अस्थाई, याद रखेंगे, बहुत समय तक अस्थाई होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो अस्थाई होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि बालक एक सफल टीचर होने के नाते, एक आदर्शवादी टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? बालक की जिज्ञासा को क्या करेंगे? जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। याद रखेंगे दोस्तों, जानने की इच्छा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करिएगा? जानने की इच्छा एक बोलते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दमन, आप दमन करेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों, निरंकुशता का ये प्रतीक होता है दमन करना। शांत करेंगे कि उसे आप उत्तेजित करेंगे कि आप उसे सक्रिय करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, बालक जो चीजें जानना चाह रहा है ना, जो इच्छुक है ना, उसको बता के उसको शांत करिए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सक्रिय उत्तेजित दमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 29 नंबर की। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विकास प्रारंभ होता है। जो आपका डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, जो विकास होता है, विकास प्रारंभ होता है कहां से होता है? शैशवावस्था से होता है कि आपका बाल्यावस्था से होता है कि आपका किशोरावस्था से होता है कि आपका गर्भावस्था से? कहां से होता है? तो जो विकास का प्रोसेस होता है ना दोस्तों, जब बच्चा मां के पेट में, जब बच्चे का मां के पेट में भ्रूण का विकास होता है ना, याद रखेंगे दोस्तों, जब मां के पेट में भ्रूण का विकास होता है, वहीं से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है।
याद रखेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चे का जन्म हो जाएगा तो शैशवावस्था से होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है वह गर्भावस्था से हो जाता है। गर्भ अवस्था से ही उसका शारीरिक विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गर्भ अवस्था होती है वो 9 माह की होती है, याद रखेंगे। कितने दिन की दोस्तों? 9 माह की होती है। और याद रखेंगे या 280 दिन की इसे बोलते हैं। याद रखेंगे गर्भ अवस्था की जो प्रक्रिया होती है 280 दिन या 9 माह की होती है। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे आज की वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है इसको हम देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। याद रखेंगे विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसको दर्शाता है या किसके तरफ इंगित करता है, संकेत देता है? यह दोस्तों वर्तुलकार को बताता है कि समान प्रतिमान को बताता है कि क्रमबद्धता को बताता है कि सामान्य से विशिष्ट को दर्शाता है? तो विकास केवल एक ओर से ना होकर चारों ओर से होता है, मतलब विकास क्या होता है दोस्तों? चहुमुखी होता है। राइट बात। तो चौमुखी होता है। यह सिद्धांत किसको दर्शाता है दोस्तों? वर्तुलाकार को दर्शाता है, चारों दिशा से होता है, चौमुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास केवल एक ओर से ना होकर चौमुखी होता है, वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा।